नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल जैतम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम में एक नई स्कीम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। एफपीओ प्रोग्राम। मोदी जी ने 10,000 एफपीओ बनाने का एक कमिटमेंट लिया। उस 10,000 एफपीओ बनाने के कमिटमेंट को लेके एक स्कीम ड्राफ्ट की गई, एफपीओ प्रोग्राम। हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस स्कीम से सर आपको 18 लाख रुपए तक 3 साल में कैसे मिलता है सपोर्ट करने के लिए कि आप अपनी एफपीओ को डेवलप करो, आप अपने बढ़िया कंसल्टेशन लेके आओ, आप अपनी एफपीओ को ग्रो करो और कहीं ना कहीं इंडिया के लिए आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करो। किसानों को एजुकेट करो, किसानों को डेवलप करवाओ, उनको ग्रो करो। ठीक है। इस स्कीम को बेहतर समझने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, दो हिस्से में डिवाइड, मैंने इसको भी दो हिस्से में डिवाइड किया है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, दूसरा एग्जीक्यूटिव पार्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट अपने को इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि जब हम एग्जीक्यूशन करने जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि किस लेवल पे कौन आदमी क्या काम कर रहा है, जहाँ पे हम अपने ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जज कर पाएँ और अपनी बात कहने में सफल रहें। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं। इस स्कीम के ख़त्म होने तक आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जिस्टिंग एफपीओज एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर एलिजिबल हैं तो कैसे काम करेंगे और 18 लाख रुपए किस किस मद में कितना कितना रुपए मिलेगा। राइट सर, शुरू करते हैं। स्कीम को ऑपरेट करने के लिए भारत सरकार ने सबसे पहले डिसाइड किया एसएफएसी को। एसएफएसी क्या करेगी? एक नेशनल लेवल पे नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर एजेंसी, ये एक एजेंसी डिसाइड करेगी एनपीएमए। और ये एनपीएमए क्या करेगी? एनपीएमए अपने इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से पूरा एफपीओ प्रोग्राम रन करेगी। राइट। उसके बाद में ये जो एनपीएमए एजेंसी है, इस एजेंसी के ऊपर लोग कौन कौन बैठेंगे? तो बहुत काबिल लोग बैठा ले गए हैं, जो एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, इंक्यूबेशन मतलब आपके बिजनेस को एक तरीके से ना अंडे से बच्चा जैसे निकलता है तो उसी तरीके से इंक्यूबेट करना, कुछ डेवलप करवाने में आपकी मदद करेंगे। आईटी फील्ड से, लॉ अकाउंट फील्ड से, तो इस तरीके से ढेर सारे लोगों को उन्होंने ऐड किया हुआ है जिससे कि वो बेहतर तरीके से इस पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवा पाएँ। अच्छा, इसको एनपीएमए ने फिर अपने नीचे क्या किया? अपने नीचे कुछ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज बनाई। कितनी? 3 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। एसएफएसी नंबर 1, एनसीडीसी नंबर 2, नाबार्ड नंबर 3। आप बोलोगे कि सर एसएफएसी ने ही एनपीएमए बनाया और एसएफएसी अपने आप में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है? बिल्कुल सर, दोनों चीज़ें। एसएफएसी को क्या काम दिया गया इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी? क्या काम दिया गया कि जो एफपीओज कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होंगे, आपको उनकी टेक केयर करनी है। नाबार्ड को क्या काम दिया गया? नाबार्ड से बोला गया जो एफपीओज चाहे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हों चाहे कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड हों, आपको दोनों ही तरीके के एफपीओज की टेक केयर करनी है। तो एनसीडीसी को क्या बचा? एनसीडीसी को बोला गया कि आप सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव के लिए काम करोगे। तो इसका मतलब एसएफएसी और एनसीडीसी डेडिकेटेड है। एनसीडीसी डेडिकेटेड है कोऑपरेटिव के लिए और एसएफएसी डेडिकेटेड है कंपनीज के लिए। और नाबार्ड को बोला गया कि आप दोनों को टेक केयर कर लो। राइट। अच्छा, इसके अलावा क्या स्टेट और कोई यूनियन टेरिटरीज अपनी खुद की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज बना सकती हैं? हाँ, वो अपने डीएसी एफडब्ल्यू के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ में अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी खुद की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी बना सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अभी हमने समझ लिया एनपीएमए क्या है। एनपीएमए के बाद हमने समझ लिया इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है। फिर हमको समझना है कि सर ये सीबीबीओ क्या होता है। सीबीबीओ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सीबीबीओ एक तरीके से हमारा नज़दीकी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने को जाके, इसके नाम है क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली क्लस्टर को आइडेंटिफाई करवाते हैं और इस स्कीम को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाने का काम करते हैं। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या करेगी? एक सीबीबीओ सेटअप करेगी। अब चूंकि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पैन इंडिया तो अवेलेबल हो नहीं सकती, तो उसने अपनी रीच को बढ़ाने के लिए ग्राउंड लेवल पे सीबीबीओज बनवा दिए। ये स्टेट लेवल और क्लस्टर लेवल पे सीबीओ बनाएंगे टू फॉर्म एंड प्रमोट द एफपीडीज। ठीक है, तो ये जो है कि एफपीसीज लिखा हुआ है सर वो। तो ये क्या करेंगे? बेसिकली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्मेशन करने में और उनको प्रमोट करने में मदद करेंगे। अच्छा, क्या एक सीबीबीओ एक स्टेट में एक ही हो सकता है? नहीं सर, एक स्टेट में कई सीबीबीओ हो सकते हैं और इवन एक सीबीबीओ कई स्टेट्स को भी जो है कि सर्विस दे सकता है।
तो मान लीजिए कि अगर किसी सीबीवीओ में आप अपनी बात अच्छे तरीके से रख पा रहे हो और वो सीबीवीओ आपके एरिया में नहीं है लेकिन वो आपको सर्विस दे सकता है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा जी, सीबीवीओ क्या होगा? सीबीवीओ एक तरीके का प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें अगेन उन्होंने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है कि जिसको एनिमल हस्बेंड्री के बारे में नॉलेज हो, अग्री मार्केटिंग के बारे में नॉलेज हो, सोशल मोबिलाइजेशन के बारे में नॉलेज हो, अकाउंट्स लॉ के बारे में नॉलेज हो, आईटी वगैरह। इस तरीके से बोला गया कि एक कॉम्पिटेंट बॉडी होनी चाहिए। कौन सी कमेटी डिसाइड करेगी? एक ऐसी कमेटी डिसाइड करेगी सीबीवीओ को जिसमें एसएफईसी के एमडी, नाबार्ड के चेयरमैन और एनसीडीसी के एमडी ये लोग होंगे। तो ये इनके प्रपोजल्स को कंसीडर करेंगे कि ये सीबीवीओ बनने लायक है भी या नहीं है। और जब सीबीवीओ बनेगा तो एक जो इनिशियल लेवल पे सीबीवीओ बनेगा उसका जो प्राइमरली अग्रीमेंट होगा, फर्स्ट अग्रीमेंट जो होगा वो 3 साल के लिए होगा। फिर उसके बाद में उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन पॉसिबल है। अच्छा, जो स्टेट और सेंट्रल लेवल की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या वो सीबीवीओ बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं। जो एफपीओज, आप ध्यान रखिएगा, जो एफपीओज केवीके ने प्रमोट किए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र ने जो एफपीओज को प्रमोट किया है, क्या वो सीबीवीओ बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सर ये फॉर्मेशन का काम, प्रमोशन का काम जब ये सीबीवीओ करेगा तो उसको मिलेगा क्या? तो सीबीवीओ को सबसे पहली पेमेंट एडवांस में मिल जाएगी और उसके बाद में फिर आगे की पेमेंट्स उनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के साथ में लगाने से मिलती रहेंगी, क्लियर होती रहेंगी कि उन्होंने कितना कितना काम किया। तो पहले तो हम आपको एक बार पेमेंट दे देंगे, फिर सब्सिक्वेंट पेमेंट जब आप मांगने आओगे तो नेक्स्ट पेमेंट का आपसे हिसाब पूछा जाएगा प्रीवियस पेमेंट का कि आपने क्या किया। सीबीवीओ के अलावा सर क्या है? सीबीवीओ के अलावा एक नेशनल नोडल ट्रेनिंग एजेंसी है जिसका काम है ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाना। किसके साथ में? डीएससी एफडब्ल्यू के साथ में कंसल्टेशन करने के बाद में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और सर कुछ है? हाँ, एक ये बर्ड करके है, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लखनऊ। ये सेंट्रल एनटीआई है। सेंट्रल एनटीआई का मतलब एक नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जिसको किसने प्रमोट किया? नाबार्ड और एसएफईसी में। तो बर्ड का एक्सपेंस कौन बियर करेगा? बर्ड का एक्सपेंस नाबार्ड और एसएफईसी इक्वली अपने आप बियर करेंगे। ठीक है, डीएससी एफडब्ल्यू के और नाबार्ड के बीच में। उसके बाद में सर एक और है, लक्ष्मण राव ईमानदार नेशनल अकेडमी फॉर कोऑपरेटिव फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये किसके लिए बनाया गया? ये एनटीआई है एनसीडीसी का। तो डीएससी एफडब्ल्यू और नाबार्ड ने किसको बनाया? बर्ड को बनाया। और जो है कि लाइनैक को किसने बनाया? एनसीडीसी ने बनाया। ठीक है। अच्छा, इनकी ट्रेनिंग के लिए 3 करोड़ रुपए पूरे 4 साल में अलाउड हैं। इसके अलावा सर और क्या है? इसके अलावा सर मॉनिटरिंग कमेटी है। मॉनिटरिंग नेशनल लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटी है, स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटी है। हम समझते हैं जो हम लोगों ने एनपीएम में ऊपर पढ़ा उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। मोटा मोटा आप समझ सकते हो कि ऊपर लेवल पे जितना भी ब्रॉड लेवल पे काम करना है वो इनको करना है। जैसे वैल्यू चेन क्लस्टर्स के लिए ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चरिंग करना क्लस्टर्स की। ठीक है, आउटलाइन ड्रॉ करना इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स क्या होंगे इनको करना, सीबीवीओज का अप्रेजल करना, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में कम्युनिकेट करना। ठीक है, ढेर सारे काम है। इसी तरीके से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसके क्या काम है? टू वर्क क्लोजली एंड कोहेसिवली विद सीबीवीओज। सीबीवीओ क्योंकि उन्हीं का पार्ट है, एक तरीके से उनका एक्सटेंशन है, तो उनके साथ में एकदम क्लोजली कनेक्टेड होके काम करना, सीबीवीओ की वर्किंग को मॉनिटर करना। ठीक है, एनसीडीसी एंड नाबार्ड विल मेंटेन द क्रेडिट गारंटी फंड। ऑलरेडी इनके पास में एक सीजीएफ है, तो हम अभी इसमें समझ लेंगे आगे सीजीएफ के बारे में भी। और डीएसी एफडब्ल्यू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी किसके लिए? स्मॉल फॉर्मुलेट रेटिंग टूल एक मेंटेन करना कि कैसा परफॉर्मेंस जा रहा है। राइट, तो ये सारे इनके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के काम है। सीबीवीओज के काम क्या क्या हैं? सीबीवीओज के काम है कि जो प्रोग्राम एनपीएमए ने बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को जो है कि लोकल लेवल पे उनको हेल्प करना, रजिस्टर करवाना एफपीओज को। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनको इनकरेज करना सोशल कोहेसिवनेस के लिए, एफपीओज को असिस्ट करना कि वो कैसे इक्विटी ग्रांट और क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी लेके अपना काम अच्छे से आगे करवा सकती हैं। इंक्यूबेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना, मार्केट एक्सपोजर करवाना। भाई जब वो काम करेंगे उनको एक्सपोर्ट मार्केट दिलवाना, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की मार्केट्स के अंदर एंटर करवाना, ई कॉमर्स के साथ उनको लिंक करना। तो इस तरीके के बहुत ढेर सारे काम हैं। अच्छा, ये स्कीम जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन कब तक है सर? 2023-24 प्लस 5 साल फॉर द फाइनेंशियल। ठीक है,
तो उसके 5 साल का भी ख़त्म हो जाएंगे 27-28 में। तो इस बीच में इनका ये काम हो जाना चाहिए। टोटल बजट सर अपना कितना है? 6866 करोड़ रुपए का इसका बजट है इस स्कीम का। ओके। अच्छा, CBVO को सर पेमेंट कैसे मिलेगी? पेमेंट कौन देगा? एक तो ये है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी देगी। कैसे देगी? अपने सेटिस्फेक्शन और ड्यू डिलिजेंस होने के बाद में देगी, और प्रीवियस यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को मिलने के बाद में देगी। अच्छा, समझते हैं इसमें कैसे कैसे, क्योंकि 3 साल के लिए है ना, तो कैसे कैसे पहले 6 महीने में उन्होंने कितनी FPOs बनाई, फिर FPO में कितने मेंबर हुए। एक्चुअल में इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए 300 और 100 मेंबर्स की जो है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हम अभी आगे समझेंगे। तो ये पहले 6 महीने में ये इस तरीके की कंडीशंस। फिर दूसरे वाले में हम क्या करेंगे कि इन्होंने इक्विटी ग्रांट अवेल की या नहीं की, इसके ऊपर बिजनेस प्लान का कितना % एग्जीक्यूट कर लिया है ना, ट्रेनिंग पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, रजिस्ट्रेशन ऑफ FPO का नाम करके जो पोर्टल है उसके ऊपर हुआ या नहीं हुआ। फिर थर्ड और फोर्थ ईयर में हमें क्या देखना है कि शेयर सर्टिफिकेट इशू हो गए, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो अदर देन नाम है उनके अलावा रजिस्ट्रेशन, ऑडिटेड। फिर फिफ्थ ईयर में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेन देख लिया इन्होंने, डेवलपमेंट एग्जीक्यूशन ऑफ एग्री बिजनेस प्लान। ठीक है, इस तरीके के काम जो होंगे इनको प्रॉपर उनकी वर्किंग असेस करने के लिए पैरामीटर्स, रेकमेंडेड पैरामीटर्स डिसाइडेड हैं। अच्छा, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को पेमेंट कौन देगा? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को पेमेंट देगा DAC-FW। ये कब रिलीज करेगा? एडवांस पेमेंट रिलीज कर देगा 6 मंथली बेसिस पे। उसके बाद में NPMA की रिकमेंडेशन पे एनुअल एक्शन प्लान, जब अपना ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को अपना 1 साल का पूरा प्लान बनाना है, बजट बनाना है, फिर ये बजट NPMA के माध्यम से उसकी रिकमेंडेशन के पास में जाएगा DAC-FW के पास में, और वो अपना पैसा रिलीज कर देते हैं। तो जिस टाइम पे वो अपना एक्शन प्लान बना रहे होते हैं उस टाइम पे आप लोग अपनी बात कर सकते हो जाके कि साहब ऐसा अपने को इस तरीके में साल भर में इतना पैसा चाहिए होगा। अच्छा, इसके बाद में सुपरविजन चार्जेस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को कैसे मिलेंगे? सर 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे? 3% एस्टिमेटेड एनुअल एक्सपेंडिचर, जो भी आपका पूरे साल का खर्चा आपने जज किया इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ने, उसका 3% उनको मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में 2% उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर मिलेगा। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस वाला चार्ज है ना, ये NCDC को नाबार्ड को नहीं मिलेगा, क्योंकि नाबार्ड ने अपना गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट किया कि उसको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ओके। फर्स्ट 4 क्वार्टर जो होंगे, फर्स्ट 4 क्वार्टर नंबर ऑफ FPOs कितनी रजिस्टर हुई, रिमेनिंग पीरियड में FPOs ने कितनी अपनी प्रदर्शनी लगाई जाके अपने काम को एग्जीक्यूट करने का, इस तरीके का पूरा इनका हिसाब किताब है। अच्छा, अदर कॉस्ट FPOs को टोटल मैंने इससे पहले 25 लाख रुपए बोल दिया, मैं किसी और स्कीम की बात 18 लाख बोल दिया था, किसी और स्कीम की बात कर रहा था। इस स्कीम में सर अपने को टोटल 25 लाख रुपीस एक FPO के ऊपर मिलना है एक्चुअल, या विच एवर इज लोअर। मतलब अगर मान लीजिए 26 लाख खर्च हुआ तो 25 लाख ही मिलेगा, अगर 24 लाख खर्च हुआ तो 24 लाख मिलेगा। तो मैक्सिमम 25 लाख रुपए ही मिलेगा या एक्चुअल मिलेगा। इस 25 लाख रुपए में क्या क्या इंक्लूड है? सर बेसलाइन सर्वे, मोबाइलाइजेशन ऑफ द फार्मर्स, अवेयरनेस प्रोग्राम, विजिट्स का खर्चा, इंक्यूबेशन का खर्चा, CBVO की कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट जो हैं ये इस्टेब्लिश्ड हैं इसमें। अब हम समझते हैं सर एग्जीक्यूशन पार्ट क्या है, इस FPO प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। सर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कि आपको एक सपोर्टिव इकोसिस्टम प्रोवाइड करवा देना, जिससे कि आप अभी रियल इकोनॉमी के साथ फार्मर जुड़ा हुआ नहीं है। जब हम सपोर्टिव इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगे तो रियल इकोनॉमी के साथ फार्मर जुड़ जाएगा। प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, इनकम ओरिएंटेड फार्मिंग के बारे में आपको बताना, नए FPOs जो है कि नए FPOs जब बनते हैं तो खर्चे होते हैं उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना, और अग्री एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस करना। तो ये इसकी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। FPO कोऑपरेटिव विद द स्पेशल इंडिपेंडेंस क्लॉज इन द FPC। अच्छा, FPO की यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। FPO के बारे में जब हमने आपको सबसे फर्स्ट टाइम पे वीडियो एक हमारी FPO वाली आपने देखी होगी जो आई बटन में आ रही है, उसमें मैंने आपको बताया था FPO बेसिकली 3 तरीके से बनती है, जिसमें 2 तरीके जो होते हैं वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं, और तीसरा तरीका आपका NGO ऑब्जेक्टिव वाला होता है। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव के माध्यम से बनती है, और मैंने आपको दूसरा बताया था कंपनीज एक्ट के माध्यम से बनती है। तो क्योंकि कोऑपरेटिव और कंपनी की एक मैंने कंपैरिजन करके बताई थी, तो कोऑपरेटिव के ऊपर गवर्नमेंट के छोटे स्तर पे DM वगैरह इन सब का कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस स्कीम में साफ लिखा हुआ है
कि आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के बायलॉज ऐसे होने चाहिए जो आपकी इंडिपेंडेंस को क्लियर करते हो, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट ना करते हो, कोई भी आके आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट कर ले, आपको इंटरफेयर करे आके, तो वैसी वाली एफपीओ इस वाले प्रोग्राम में अलाउड नहीं होगी। तो आपकी अगर कोऑपरेटिव सेक्टर की एफपीओ है तो थोड़ी बेहतर तरीके से आपको फॉर्म करवानी चाहिए, अदरवाइज आप इस स्कीम से आउट हो जाओगे। कंपनीज एक्ट वालों को डरने की कोई बात नहीं है। ओके, सर्विसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ द एफपीओ, वही भाई सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ये सब सप्लाई करवाना, मशीनरीज, कल्टीवेटर, कंबाइन एटसेट्रा, ये रेंटल बेसिस पे अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करवाना। क्लीनिंग, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग वगैरह इस सब के लिए अगर आपने कोई प्लांट लगा लिया है तो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। छोटे छोटे किसान जो आपके मेंबर हैं उनके प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके एग्रीगेट कर लेना, उसके बाद में ब्रांडिंग करके उनको भिजवा देना। लॉजिस्टिक का मैनेजमेंट करवाना कि आपने अपने एरिया के सारे छोटे किसानों से बोला कि आप सब यहाँ पे दे दो आके, एक जगह पे जाएंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। ओके, अब सर इसका एफपीओ बनेगी कैसे? तो एफपीओ बनेगी कैसे? एक पीसीए बनेगा, प्रोड्यूस क्लस्टर एरिया, मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर तरीके का सामान उगाया जाता हो और वहाँ पे लीवरेज ऑफ इकोनॉमी पॉसिबल हो, जिससे स्केल की बेसिकली वहाँ पे प्रोडक्शन स्केल को बढ़ा पाए हम, ऐसा करके होना चाहिए वो एरिया। तो ये जो एरिया है कौन जो है कि आइडेंटिफाई करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, स्टेट लेवल कमेटी और अदर मिनिस्ट्रीज और कोई डिपार्टमेंट हैं, ये सब इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होगी? रिकमेंडेड आईओ होगी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी किसके बिहाफ पे रिकमेंड करेगी? सीबीबीओ के बिहाफ पे। तो सीबीबीओ आपके लिए सबसे प्राइम है, आपको अपने सीबीबीओ को भी सेटिस्फाई करना है। सीबीबीओ के थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर वो रेकमेंड कर देगी और जो आपकी स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज हैं वो उसको अप्रूव कर देंगी। ठीक है, तो सीबीबीओ क्या स्टडी करता है? सीबीओ करता है कि टू फाइंड द प्रोड्यूस एंड सोशियो कल्चर सिमिलरिटी, एक ही जैसा होना चाहिए। फिर एग्जिस्टिंग गैप्स क्या हैं उस जगह पे, किस भाई अगर मान के चलते हैं पर्टिकुलर एक सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, उसमें ऐसा होना चाहिए, तो इसके बीच में गैप्स कितने ज़्यादा हैं, उनको फुलफिल कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पोटेंशियल क्रिएटिविटी और प्रोस्पेक्टिव बिजनेस प्लान्स कोई पॉसिबल हैं या नहीं है। ओके, तो ये सीबीबीओ की फिजिबिलिटी के 4 हमने आपको बेसिस बता दिए। अब सर इस प्रोग्राम में एफपीओ को अगर अपने को एंट्री दिलवानी है, तो अगर अपनी एफपीओ प्लेन एरियाज में है तो उसमें मिनिमम 300 मेंबर होने चाहिए, तब आपको इस प्रोग्राम का बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपकी एफपीओ हिली एरियाज में है, हिली एरियाज की डेफिनेशन दी हुई है जो 1000 मीटर एमएसएल से ऊपर है, ठीक है, तो वहाँ पे 100 मेंबर्स आपको होने चाहिए आपकी एफपीओ में, तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, मेंबर्स कोहेसिवली लोकेटेड विद ऑलमोस्ट सेम इंटरेस्ट, ये बड़े ध्यान वाली बात है। तो अगर 15 से 20 मेंबर जो हैं जिनका एक सेम इंटरेस्ट है, उनको आप क्या बोल देते हो? यूजली हम लोग साधारण बातों में एसएसजी बोल देते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, फार्मर्स क्लब, फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप या ऋतु मित्रा ग्रुप, ये सब बोल देते हैं। तो इस तरीके के 20 या 8 ग्रुप, 20 का प्लेन एरिया में 20 और हिली एरियाज में 8 ग्रुप, तो ये अपना पीसीए बना लेते हैं। ठीक है, और ये टुगेदर जब पीसीए के साथ में काम करते हैं तो अकॉर्डिंगली ये अपनी एफपीओ फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, टू फॉर्म एन एवरेज 2 एफपीओज इन अ ब्लॉक, एक ब्लॉक में एवरेज बेसिस पे इस प्रोग्राम के अंतर्गत 2 एफपीओज आ सकती हैं। तो अगर आप अपना प्रोग्राम जल्दी जल्दी चाहते हो तो आपको चाहिए कि साहब ऐसा ना हो कि आप 2 में ना आ पाओ, आप अपना ये काम जल्द से जल्द अपना शुरू कर दो। ठीक है, फॉर फेडरेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल इज पॉसिबल बाय द कम्युनिटी ग्रोथ एटसेट्रा। अच्छा, मान लीजिए कि 2 एफपीओज हैं, अलग अलग जगह की हैं, एक डिस्ट्रिक्ट, तो आप अपने एक डिस्ट्रिक्ट में कई एफपीओज के साथ में फेडरेट कर सकते हो, संघ बना सकते हो 2 एफपीओज का, एक डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी, स्टेट लेवल पे भी ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, 1 district can have more than 1 cluster and 1 produce can also go beyond district also, that is not an issue। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा क्लस्टर्स हो सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और वो बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट भी जा सकते हैं। फोकस विल बी गिवन फॉर एफपीओ इन ट्राइब एरियाज, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप प्रिविलेज्ड रहेंगे। ठीक है, और आपके एरियाज में गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है क्योंकि आप नेचुरली भी ज़्यादा रिच हैं। ओके,
अच्छा, अब सवाल यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि क्या हमारी एग्जिस्टिंग एफपीओ जो पहले से बनी हुई हैं, क्या हम उस एफपीओ को इस स्कीम में लेके आ पाएंगे? सर बिल्कुल लेके आ पाएंगे। स्कीम में बहुत साफ शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग एफपीओ कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट इन दिस स्कीम, लेकिन कब? इफ नॉट अर्लियर अवेल्ड एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की आपने कोई भी स्कीम अवेल ना की हो तो आप अपना इस स्कीम के अंतर्गत कार्यरत हो सकते हो। सवाल उठता है कि साहब आप काम करना स्टार्ट कर दियो या नहीं कर दियो, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? ना जी, कोई फर्क नहीं पड़ना। आपने 3 साल पुरानी आपकी एफपीओ है, आपने काम अभी तक स्टार्ट किया या नहीं किया, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। फर्क सिर्फ इस बात से करना है कि आपने भारत सरकार की कोई स्कीम ली या नहीं ली। तो आपको करना क्या होगा? आपको सीबीबीओ के पास जाके अपने प्रपोजल्स को बताना होगा कि हम आपके पैरामीटर्स के ऊपर आ रहे हैं और आप हमको प्रमोट करवा दो। ठीक है, अब समझते हैं कि कैसे इसको बेनिफिट मिल रहा है। तो जो मैंने सबसे पहले आपको 18 लाख रुपए बोला था, फिर मैंने बीच में बोला 25 लाख रुपीज गलत कर दिया। एक्चुअल में वो 18 लाख रुपए एफपीओ को मिल रहा है। टोटल इन टर्म्स ऑफ एक एफपीओ के ऊपर 25 लाख रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन 25 लाख रुपए में 18 लाख रुपए एफपीओ के हाथ में सीधा आ रहा है। बाकी का जो डिफरेंस है वो कहाँ चला जा रहा है? ऊपर मैनेजमेंट में, ग्रोथ में, ट्रेनिंग में, इस सारी चीजों के ऊपर जा रहा है। ठीक है सर, तो ये कैसे मिलेगा? फाइनेंशियल सपोर्ट टू एफपीओ ड्यूरिंग द 3 years फ्रॉम ईयर ऑफ फॉर्मेशन, 18 लाख रुपए या एक्चुअल जो भी लोअर होगा वो मिलेगा आपको। मीनिंग ऑफ सपोर्ट, इट इज सपोर्ट एंड नॉट द रिएम्बर्समेंट। मतलब क्या हुआ? ये पैसा आपको क्या वापस करना है? ना जी, बिल्कुल वापस नहीं करना है। चौथे साल से आपको कुछ मिलेगा नहीं। एफपीओ को चौथे साल से अपना खर्चा खुद, मतलब 3 साल तक आपको हमने सपोर्ट दिया, अब आप अगर अच्छा काम करोगे तो आप चौथे साल गवर्नमेंट मांग के चलती है, आप अपना काम अपने आप कर रहे होगे। ओके, इसमें कैसे कैसे मिलेगा सर? सैलरी मिलेगी सीईओ की सैलरी या मैनेजर की 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अकाउंटेंट जो आप रखोगे 10,000 रुपये के हिसाब से। रजिस्ट्रेशन का खर्चा 40,000 रुपये आपको। प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा है, मार्केट में रजिस्ट्रेशन का खर्चा काफ़ी कम होता है। ऑफिस रेंट आपको मिलेगा 48,000 रुपये 1 साल का। यूटिलिटी बिल का खर्चा आपको मिल जाएगा 12,000 रुपये 1 साल का। फिर माइनर इक्विपमेंट इंक्लूडिंग फर्नीचर वगैरह आपको मिल जाएगा 20,000 रुपये। इतना ज़्यादा घूमना पड़ता है इस स्कीम को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए, तो ट्रैवल और मीटिंग कॉस्ट का खर्चा 18,000 रुपये 1 साल का दिया हुआ है। फिर छोटे मोटे खर्चे मिसलिनियस खर्चों के लिए सफाई अफाई के ऊपर भी अपना ज़्यादा फोकस है, तो 12,000 रुपये उसके ऊपर। और साथ में बोला गया कि आपको क्या मिलेगा? एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर आप चाहोगे तो सैलरी के ऊपर अगले 2 साल तक और इंक्रीमेंट कर सकते हो, लेकिन 5% से अधिक नहीं। अब समझते हैं कि सर आपने देखा होगा एसएफएसी के पास कुछ ग्रांट्स रहती हैं, तो वो ग्रांट्स इससे मिलती जुलती हैं। एक इक्विटी ग्रांट है, ये एक मैचिंग ग्रांट है, मैक्सिमम 2,000 रुपये एक फार्मर को मिलती है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? आपकी वायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज करवाना, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को इंक्रीज करवाना। क्योंकि आप एक सवाल उठता है कि साहब हमारी एफपीओ को लोन नहीं मिलता। प्रैक्टिकली आपकी देखिए, बहुत ढेर सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एफपीओ बनाना सबको आता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब लोग एफपीओ बना सकते हैं, इनके सबके पास में इनके सिग्नेचर की वैल्यू है। सवाल ये उठता है कि क्या आप अग्री एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छे कंसल्टेंट हैं या नहीं है, तो आपने एफपीओ अपनी सही तरीके से बनाई या नहीं बनाई, ये एक बड़ा मैटर है। ठीक है, तो जब भी कभी आपकी पेड अप कैपिटल होती है ना, पेड अप कैपिटल के 6 गुने से ज़्यादा आपको लोन नहीं मिलता, तो आपको अपनी पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल बहुत स्ट्रांग रखनी चाहिए। उस तरीके से आपको अपनी एफपीओ फॉर्म करनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि अपने को इस अभी एआईएफ वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 करोड़ रुपए तक का वहाँ पे बेसिकली आपको लोन मिल सकता है। तो अगर आपकी एफपीओ ही 5 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल है, तो 2 करोड़ रुपए कहाँ से मिलेगा? तो आपको अपनी ऑथराइज कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी, पेड अप कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या सपोर्ट मिल जाएगा? आपकी ऑथराइज कैपिटल एक तरीके से जितनी आपकी पेड अप कैपिटल है उसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक और बढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपकी पेड अप कैपिटल 15 लाख रुपए और आपकी ऑथराइज कैपिटल 30 लाख रुपए है और आपकी कंपनी सही तरीके से फॉर्म हुई है विद इन द स्कीम, तो आपकी पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? 30 लाख रुपए। क्यों? 15 लाख रुपए आपका, 15 लाख रुपए एसएफएसी की कैपिटल ग्रांट का, तो अब 30 लाख रुपए का 6 गुना कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख रुपए। तो आपको 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हो। आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करना, लिक्विडिटी इंक्रीज करना, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। कैसे? मस्ट बी एलिजिबल एन एलिजिबल एफपीओ अंडर दिस स्कीम। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको इस ग्रांट को आप लेना चाहते हो तो आप इस स्कीम के अंदर एलिजिबल एफपीओ कैसे होने चाहिए? वो सीबीबीओ
और ये सब आपको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ने प्रमोट कर रखा हो और आपकी एफपीओ में 300 या 100 से अधिक मेंबर हो, ठीक है। और मैक्सिमम 50% ऑफ द शेयर होल्डर्स कौन होने चाहिए, स्मॉल और छोटे होने चाहिए। किसी एक शेयर होल्डर की होल्डिंग 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी एक शेयर होल्डर एक से अधिक एफपीओज में जो है कि मेंबर नहीं होना चाहिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर मिनिमम एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है यहाँ पे, वो होना कंपलसरी है। एफपीओ उसके पास में अपना मिनिमम अच्छा बिजनेस प्लान होना चाहिए और फंड्स होने चाहिए अगले 18 महीने के खर्चे के लिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इन खर्चों से अपनी कंपनी रन करोगे, ये कंपनी आपको सपोर्ट करने के लिए आएगी, ये खर्चे आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे। तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि जो इक्विटी गारंटी है ये आपको रिलीज़ हो जाएगी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को, ताकि वो आगे एफपीओ को रिलीज़ कर दे। 45 दिन के अंदर आपको एडिशनल शेयर्स, बोनस शेयर्स इशू करने होते हैं। अगर आपने नहीं किए तो दिक्कत की बात है। अच्छा, मान लेते हैं इस शेयर को, ये जो बेनिफिट है इसको अवेल करने के बाद में अगर कोई आदमी एग्जिट कर जाता है, कोई मेंबर निकल जाता है, तो क्या निकलने की डेट से पहली चीज़ तो ये कि वो एडिशनल शेयर लेके नहीं जाएगा। जो ओरिजिनल शेयर्स थे उसका ही उसको पैसा जिसको भी बेचेगा मिलेगा, और एडिशनल शेयर्स जो बोनस शेयर्स मिले उनको बेचने का पैसा नहीं मिलेगा। तो इनका किया क्या जाएगा, अगले 90 दिन के अंदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के बीच में आपको लकी ड्रॉ के माध्यम से ये डिस्ट्रीब्यूट करवा देना है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, जब आप एप्लीकेशन करोगे तो ड्यू डिलिजेंस के साथ में प्रॉपरली इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के माध्यम से जाएगी और आपका फाइनली ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा सर, क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी अगेन उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, वहाँ पे आपको पैसे मिल जाते हैं, आपको गारंटी मिल जाती है। तो आपको अपनी एफपीओज को स्ट्रीम बैंक्स के साथ में काम करने के लिए क्रेडिट गारंटी कवर मिल जाता है, जिससे आपको लोन वगैरह आसानी से मिल जाए। आपके पास में सिक्योरिटी नहीं है तो उस केस में भी आपको यहाँ पे मिल जाए। इसके लिए सर 1500 करोड़ रुपए का फंड है, 1000 करोड़ नाबार्ड का है पास और 500 करोड़ का एनसीडीसी के पास में है। अच्छा जी, क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के आपको लोन देने के लिए दी जा रही है। इसमें मैक्सिमम गारंटी जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है, और एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस जिनके साथ में अग्रीमेंट्स हुए हैं, ठीक है, वो क्रेडिट कवर तभी इफ़ इट हैज़ बीन शेंगडन इन मतलब आपने एप्लीकेशन के 6 महीने के अंदर अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया आपका लोन, ठीक है ना, तब तो उनको क्रेडिट गारंटी का कवर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा समय यूजुअली नहीं है, 6 महीने हालांकि ज़्यादा है, बट स्टिल एक टाइम लिमिट तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करने की कोशिश की। अच्छा, ये क्रेडिट गारंटी आप किस किस के लिए यूज़ कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल के लिए भी, टर्म लोन के लिए भी, या इन दोनों का मिक्सअप करने के लिए भी, ठीक है सर। अच्छा, इट शैल बी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन शैल बी नॉट एलिजिबल फॉर क्रेडिट फैसिलिटी अगर वो आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी की मांग कर देता है तो, ठीक है। अगर वो रिस्क कहीं और से, इंश्योरेंस से या किसी और तरीके से वो अपने रिस्क को कवर करता है तो आपको यहाँ पे उनको क्रेडिट गारंटी नहीं मिलेगी। क्रेडिट फैसिलिटी इनकंसिस्टेंट विद एनी लॉ, अगर मान लीजिए वो लॉ के बियॉन्ड है तब भी नहीं मिलेगी। कोई एनपीए के रीफाइनेंस के लिए क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। ओवरड्यू क्रेडिट फैसिलिटी के अगेंस्ट कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा था ओवरड्यू, अब वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन आ जाए कि हम साहब इसमें कर लेंगे, तो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलिजिबल प्रोडक्ट लोन अमाउंट फॉर द क्रेडिट फैसिलिटी, ये कितने लोन के लिए क्रेडिट फैसिलिटी मिल सकती है सर, मैक्सिमम 2 करोड़ के लिए, सेम एज इट इज़ ऑफ एआईएफ, ठीक है। 1 करोड़ रुपए तक कैसे होगा, 85% ऑफ द बैंकेबल प्रोजेक्ट लोन, और 85 लाख से अधिक का नहीं कर सकते, और अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो 75% ही करेंगे, मतलब 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर का नहीं कर सकते। 2 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट क्या होंगे, तो सिर्फ 2 करोड़ तक की कवरेज है, उसके ऊपर नॉर्मल बैंकिंग। अच्छा, इसके क्या इस तरीके की फैसिलिटीज़ में जो क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी है या कैपिटल ग्रांट है, क्या इनको हम किसी तरीके से कन्वर्ज करवा सकते हैं किसी स्कीम में। हाँ जी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, MIDH, NFSM, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, MOFPI, ट्राइफेड, AMI, ये ढेर सारी स्कीम्स हैं। इनके साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्जेंस भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी प्रोग्राम है। अच्छा सर, जो आप मेरे को एफपीओ के लिए CBBOs बनाए गए हैं, क्या वो कौन कौन से हैं। CBBOs की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही है, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं भी आपको अपना नंबर फाइनली भी बता दूंगा।
और आप मेरे से ले सकते हैं। आपके पास लिस्ट आ रही है आपके CBOs की, जो भी इम्पैनल्ड CBBOs हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं, ये मैंने जो CBBOs निकाले हैं ना, ये SFAC के CBBOs हैं। नाबार्ड ने और NCDC ने अपने CBBO की लिस्ट पब्लिक डोमेन में कर नहीं रखी हुई है, तो वो है नहीं अपने पास, ठीक है। तो वो आप किसी भी नाबार्ड ऑफिस से जाके अरेंज कर सकते हो। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे 9335377770 इस नंबर पे आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं और हम लोग बहुत इजीली आपके डाउट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी नेक्स्ट जो स्कीम हम लोग लेके आने वाले हैं वो FFPO फिशरीज FPOs हैं उनके ऊपर लेके आने वाले हैं। और इसके अलावा कुछ व्यूअर्स ने बोला कि अपने को MSME की जो स्कीम्स हैं उनको भी लेके आइए, जिससे हम मान लीजिए किसानी के साथ साथ अपने आप को डायरेक्ट मार्केट के साथ इंटीग्रेट कर पाएँ, तो वो भी तो धीमे धीमे हम लोग MSME के ऊपर भी लेके आएंगे। अगर आपको किसी डेडिकेटेड स्कीम के ऊपर कुछ कंटेंट से जानकारी चाहिए तो आप बेशक कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.